हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर जो आपका 7 है इंटीग्रेशन, उसमें एक्सरसाइज 7.2 की। और 7.2 में बच्चों हम बेसिकली बात करेंगे किसके ऊपर, सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन के अंदर ना बच्चों, अगर आपको इंटीग्रेशन में कुछ भी कवर अप करना है तो सबसे पहले आपको 7.1 और 7.2 को फोकस करना पड़ेगा। 7.1 में बच्चों बेसिक इंटीग्रेशन है और 7.2 में जो इंटीग्रेशन का बैकबोन होता है, इट्स मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, वो 7.2 में हम कवर अप करेंगे। अगर और 7 चैप्टर के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों वो 7.2 है, क्योंकि 7.2 जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो इंटीग्रेशन की एक प्रकार से क्या है बच्चों, बैकबोन है। ठीक है बच्चों, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उसको कब अप्लाई करते हैं, उस पर हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है वो क्या कहता है बच्चों, जब भी आपके पास कभी भी कोई इंटीग्रेशन का टर्म आ जाए जिसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और दो टर्म मल्टीपल फॉर्म या फ्रैक्शन में हो, दो टर्म मल्टीपल फॉर्म या फ्रैक्शन में हो बट वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, दो टर्म मल्टीपल फॉर्म या फ्रैक्शन में हो बट वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों आपका फेल हो जाए फिर हम फर्दर टॉपिक पे क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब भी आपके पास दो टर्म मल्टीपल फॉर्म या फ्रैक्शन में आ जाएं और तो सबसे पहले उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कीजिए, फ्रैक्शन में है तो डिवाइड कीजिए। अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड फेल हो जाए बच्चों तो सबसे पहले जो हम मेथड ध्यान रखते हैं माइंड के अंदर वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। और वो क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्या है बच्चों आपका 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दो टर्म क्या है बच्चों, फ्रैक्शन में है, बट हमें पता है कि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 2x को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि पावर ऑफ नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से क्या है बच्चों, कम है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि इन दोनों में से किसी एक टर्म को t मानने से उसका डेरिवेटिव निकालने से दूसरा टर्म पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लें और इसका डेरिवेटिव निकालें तो इसके डेरिवेटिव से 2x क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। इट्स मीन्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लें बच्चों, t मान लें, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, dt अपॉन dx। तो क्या आएगा बच्चों आपका 2x। तो dx की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, dt अपॉन 2x। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये 2x है आपका और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया था बच्चों, t, और dx की वैल्यू क्या है बच्चों, dt अपॉन में 2x। ऐसा लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्ट 2x से 2x बच्चों कंपेयर हो गया, तो हमारा क्या बचा 1 अपॉन t dt। ठीक है बच्चों, क्योंकि dx की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, dt अपॉन में 2x आएगी, तो 2x से 2x कंपेयर हो गया। अब देखिए बच्चों, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, log t। तो इसका मतलब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t होगा और t का मतलब क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c लग जाएगा। और c क्यों लगता है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डिटेल में समझाया हुआ है। उन दोनों वीडियो का लिंक, मतलब इंट्रोडक्शन एंड 7.1, इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी वीडियो को देखकर बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दो टर्म क्या है, फ्रैक्शन में, तो जब भी आपके पास दो टर्म फ्रैक्शन में तो सबसे पहले आप डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका डिवाइड फेल हो जाए, इट्स मीन सिंपलेस्ट फॉर्म फेल हो जाए, तो सबसे पहले आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड की, और वो कहता है कि किसी एक टर्म को t मानने से दूसरे टर्म का पूरा पूरा वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम x को t माने तो log x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर log x को t माने तो log x के डेरिवेटिव में क्या आता है, 1 अपॉन x आता है, उससे ये x कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम किसको t मानेंगे बच्चों, log x को। तो अगर हम log x को t माने तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dt अपॉन dx 1 अपॉन x। तो हम देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं कि हमने log x को t माना था, तो ये तो हो जाएगा बच्चों हमारा t का स्क्वायर, और देखिए ये हमारा x है और dx की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे dx की वैल्यू आएगी x dt। ठीक है बच्चों, अब x x कंपेयर हो गया तो यहाँ आएगा हमारा t स्क्वायर, और हमें पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो ये x की पावर n को डिफाइन कर रहा है, तो t की पावर 2 + 1
अपॉन में 2 + 1 + c। तो आ जाएगा बच्चों t की पावर 3 अपॉन में 3 + c, और t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों log x, तो यहाँ पर आ जाएगा log x की होल क्यूब अपॉन में 3 + c। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्योंकि बच्चों ना सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है ना बच्चों, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक्सरसाइज में यूज होगा। तो इंटीग्रेशन की बैकबोन है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको ये ढंग से कवर हो जाए तो इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होने वाली। आगे देखते हैं बच्चों, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे एक टर्म फ्रैक्शन में दे रखा है, यहाँ पे डिवाइड फेल हो जाएगी, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ऊपर x की 4 प्लस x की 3 है, नीचे x है, तो मुझे पता है कि x से इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x की 3 और ये हो जाएगा x²। तो ये क्या होगी बच्चों, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इस टाइप से मैं कह रहा हूँ। आगे देखिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर इन दोनों को देख गई तो यहाँ पे कॉमन क्या है बच्चों, x कॉमन है, तो 1 + log x और dx। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसमें 1 + log x को t मान लूँ, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों, 1/x dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x dt। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा 1 है, ये हमारा x है, ये इसको हम t मान चुके हैं, और dx की वैल्यू आ जाएगी x dt। तो x से x कंपेयर हो गया, तो 1/t dt, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t। t का मतलब है 1 + log x एंड प्लस c। ठीक है, ऐसी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, sin x इंटू में साइन ब्रैकेट में cos x। ये पूरा टर्म आपका एक है और ये आपका सेकंड टर्म है। अब देखिए बच्चों, जब दो टर्म मल्टीप्लाई में हैं तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई की कोशिश कीजिए। अगर मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, इट्स मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म फेल हो गई, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि किसी भी एक टर्म को t मान के दूसरा टर्म पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर हम sin x को t माने तो sin x का डेरिवेटिव cos x आएगा, बट उससे हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो cos x है ना बच्चों, वही sin का क्या है बच्चों, एंगल है। तो इसका मतलब sin x को तो हम t नहीं मान सकते। बट अगर हम ओनली cos x को t पुट करें तो cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का sin x, तो उस साइन से साइन कैंसिल हो सकता है बच्चों। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हम किसको t मानेंगे बच्चों, ओनली cos x को। तो हम cos x को अगर t मान ले बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dt/dx माइनस का sin x। तो dx की वैल्यू आएगी dt/ में माइनस का sin x। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि मैंने cos x को t माना था, तो ये sin x तो बच्चों आपका ऐसी है, और मैंने इस cos x को t माना, तो ये हो जाएगा आपका sin t। क्या हो जाएगा बच्चों, आपका sin t। और dx, यहाँ पे जो dx था उसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, dt/ में माइनस का sin x। अब sin x से sin x कंपेयर हो गया, जो माइनस का इफेक्ट है कहाँ जाएगा, बाहर, और यहाँ आ जाएगा आपका sin t dt। जब sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है तो sin t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t। तो sin t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका प्लस का cos t प्लस c, क्योंकि ये पहले से माइनस में। और बच्चों आप क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने cos x को t माना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर cos x और बड़ा वाला c। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, कवर अप हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन को समझने से पहले के लिए सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को ध्यान से सीखना पड़ेगा बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन ब्रैकेट में ax प्लस b, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। अब देखिए बच्चों, साइन और कॉस मल्टीपल में है, तो मुझे पता है साइन x के डेरिवेटिव में cos x आता है और cos x के डेरिवेटिव में साइन x आता है, और इन दोनों के एंगल सेम है, तो हम साइन थीटा को भी t मान सकते हैं और cos थीटा को भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, t मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तरीका तो ये है बच्चों कि आप क्या कीजिए, साइन ax प्लस b को हम t मान लेते हैं, तो ये टर्म पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इससे भी आसान तरीका है बच्चों, यहाँ पे एक ध्यान से देखिए, अगर मैं इस टर्म को 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये डायरेक्ट भी तो फॉर्मूला बनना है बच्चों, हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा।
ठीक है। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर हम इसको टी मानेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसको टी मानेंगे तो वो टर्म कैंसिल हो जाएगा। बट उससे भी आसान क्या है बच्चों, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, हमें पता है कि फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, इसका होता है बच्चों साइन 2a। तो 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 2a, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 2 ब्रैकेट में ax प्लस बी। आप चाहे तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, इसको हम कर सकते हैं 1/2 और हो जाएगा बच्चों आपका साइन 2ax प्लस का 2b और dx। अब देखिए बच्चों 7.1 के अंदर हमने ऐसी इंटीग्रेशन कर रखी है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा, थीटा का मतलब 2ax प्लस 2b, चाहे तो 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और फिर इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों, 2ax प्लस 2b का क्या आएगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2a। तो 2a कहाँ आएगा नीचे और प्लस में c, ठीक है बच्चों। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा, फिर थीटा का जो डेरिवेटिव आता है कहाँ आता है, फ्रैक्शन में आता है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2a आएगा, वो कहाँ जाएगा आपका अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो बच्चों ये भी ध्यान रखिए, जब भी आपके पास अकेला कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रूट में आ जाए तो वहाँ पे हमेशा क्या लगता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। तो देखिए बच्चों एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे कर लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए बच्चों, ax प्लस बी को t मान लीजिए, एक तरीका तो ये है। तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टू a, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में a। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमने इसको t मान लिया था, तो ये तो हो जाएगा बच्चों आपका t, और dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में a। a तो आपका कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा रूट टी dt। और रूट टी का इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं बच्चों, जैसे रूट एक्स को लिखते हैं x की पावर 1/2 और फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c। सिमिलरली बच्चों ये तो 1/a हो गया और इसका इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे ax प्लस b, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कवर अप हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो हमारे पास क्या है बच्चों, 2 टर्म मल्टीपल फॉर्म में, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी 2 टर्म मल्टीपल या फिर फ्रैक्शन में हो और उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल ना हो तो सबसे पहले आपके माइंड में जो इमेज बनेगी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बनेगी। और वो कहता है कि किसी एक टर्म को टी मान के दूसरे टर्म का वेरिएबल पूरा पूरा कैंसिल होना चाहिए। पर बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जब भी 2 टर्म मल्टीपल फॉर्म में हों और उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल ना हो और एक रूट में हो एक विदाउट रूट में हो, तो ऑलवेज रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसी को क्या मानते हैं बच्चों, टी मानते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी 2 टर्म मल्टीपल फॉर्म में हो और उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल ना हो और एक टर्म रूट में हो एक टर्म रूट में ना हो, तो जो टर्म रूट में होगा हमेशा अगर सब्स्टिट्यूशन आपको अप्लाई भी करना है तो रूट वाले टर्म को ही क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 8 एक ही फॉर्मेट से होंगे बच्चों। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ आपको। देखिए इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करूँगा बच्चों, x प्लस 2 को क्या मान लूँगा बच्चों, t। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों, dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये x तो ऐसे ही रहेगा बच्चों और ये हो गया हमारा t dt। अब हमें पता है कि क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में आ गया, t के रिस्पेक्ट में आ गया, फंक्शन भी dt हो गया, इट्स में सारे वेरिएबल t में आने चाहिए। अब हमें यहाँ से x को एलिमेंट करना है, तो ये देखिए x प्लस 2 अगर t के बराबर है तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस 2। तो यहाँ पे x का एलिमिनेशन हमने कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, t माइनस 2 और यहाँ पे रूट टी dt। अब हमें पता है रूट t का मतलब होता है बच्चों t की पावर 1/2, तो ये है आपका t और t की पावर 1/2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों t की पावर 3/2 और ये 2t की पावर 1/2। अब इनका हम इंडिविजुअल क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t की पावर 5/2
5/2 और इसका t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और प्लस c। ये कैसे निकाला बच्चों, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। फिर यहाँ पे t की जगह पुट कर देंगे x + 2। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है x और रूट में क्या है 1 + 2x² और ये dx। ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, 1 + 2x² को हम क्या मान लेते हैं t। तो देखिए इसका डेरिवेटिव कितना आएगा dt/dx, तो ये हो जाएगा 4x। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जब भी दो टर्म मल्टीपल फॉर्म में हो, एक टर्म रूट में हो, एक विदाउट रूट में हो, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू हो उसको t मानेंगे। तो इससे क्या हुआ बच्चों, आपका जो dx की वैल्यू आई वो dt अपॉन में 4x आ गई। तो अगर हम dx की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो x से x कंपेयर हो गया, ये जो 4 है बच्चों बाहर आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा √t dt। और हमें पता है बच्चों कि √t को लिखते हैं t की पावर 1/2 और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो t की पावर 3/2 प्लस c और t की वैल्यू पुट कर देंगे 1 + 2x का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4, ये पलटी खा के हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2x का स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस c। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, बस ध्यान रखिए बच्चों कि सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते। जब भी दो टर्म फ्रैक्शन में या मल्टीप्लाई में हो बट उनकी डिवाइड या मल्टीप्लाई ना हो सके, इट्स मीन्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो सके, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में इमेज बनेगी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बनेगी। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल हो जाए फिर हमारे पास फर्दर भी मेथड होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है, बाय पार्ट्स है, सो ऑन। ठीक है बच्चों। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखिए अब ये दो टर्म मल्टीपल में है बट एक रूट में है एक विदाउट रूट में है और इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, तो हम किसको t मानेंगे, रूट वाले टर्म को t मानेंगे। तो इसका मतलब हम x² + x + 1 को बच्चों t मानेंगे और इसका डेरिवेटिव 2x + 1 और dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2x + 1। ठीक है। तो अब एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 2। आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है। और इसको हम t मान चुके हैं तो ये हमारा t आ जाएगा, dx की वैल्यू है dt अपॉन में 2x + 1, इससे कैंसिल हो गया तो 2 बाहर, यहाँ पे √t और dt, तो 2 से हमें कोई मतलब नहीं और √t को लिखेंगे t की पावर 1/2, t की पावर 1/2। फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो +1 ऊपर +1 नीचे, तो t की पावर 3/2 और 3/2 सबको पता है। तो t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। ज़्यादा मन करे बच्चों तो 2 पलटी खा के ऊपर जाएगा तो 4/3 और t की पावर 3/2। ठीक है। और प्लस c यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। अब कई बच्चे कहते हैं भाई आंसर मैच नहीं कर रहा। क्या कहते हैं बच्चों, अरे आंसर मैच नहीं कर रहा। तो भैया देखो ऐसा है, जहाँ तक बात करें आंसर की तो ये हमारा एक्चुअल में फाइनल आंसर आ चुका है। अगर आप t की वैल्यू पुट कर देंगे ये, तो t की जगह अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बट अगर उसको सपने आ रहे हैं और एग्जामिनर ऐसे लिख देगा आंसर को, जैसे t की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है t इंटू में √t प्लस में c, तो कौन सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई आपका। और t की वैल्यू कितनी है x² + x + 1 और यहाँ पे भी क्या आएगा x² + x + 1 है ना, और प्लस c। तो बात तो हमारी बच्चों एक ही है। ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे लिखिए, ठीक है, या फिर इसको ब्रेक कर दीजिए, बात हमारी एक ही रहेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ध्यान से देखिए। तो ऐसे ना बच्चों कुल मिला के आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है ना बच्चों वो इंटीग्रेशन का बैकबोन है। तो जैसे हम डेरिवेटिव के अंदर चेन रूल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना बच्चों, वैसे ही आपको इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे फोकस करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए बच्चों अगर मैं इसको t मानूं तो 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको t मानूं तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ एक काम कर सकते हैं बच्चों, हमें पता है कि x का मतलब होता है 2 बार √x, तो हम यहाँ से अगर √x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा √x - 1। ठीक है बच्चों। अब हमें पता है कि बच्चों कि √x के डेरिवेटिव में √x आता है,
तो इट्स मीन्स हम रूट एक्स माइनस 1 को t मान लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, और 1 का 0 और dt बाय dx, तो dx की वैल्यू आएगी 2 रूट एक्स dt। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब अगर हम dx की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, ये 2 कांस्टेंट है, कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसको हमने क्या माना था बच्चों, t, तो ये हमारा हो जाएगा t dt। और हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/2 का log t, तो इसका हो जाएगा log t, और t का मतलब क्या है, रूट एक्स माइनस 1 और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्योंकि बच्चों अगर आपने इमेज बना रखी है ना, देखो इमेज का मीनिंग मतलब है कि जब भी दो टर्म मल्टीपल में हो या फ्रैक्शन में हो और उनकी मल्टीप्लाई या डिवाइड पॉसिबल ना हो, तो सबसे पहले आपके माइंड में जो इमेज बनेगी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बनेगी। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि एक टर्म को टी मान के दूसरे टर्म का वेरिएबल पूरा पूरा कैंसिल होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म कटे ना कटे, बट वेरिएबल पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक रूट में एक विदाउट रूट में, तो ऑलवेज अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमेशा रूट वाले टर्म को ही क्या मानते हैं, टी मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, x प्लस 4, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 4 को t माने, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जब एक टर्म रूट में हो एक विदाउट रूट में, फिर डजंट मैटर वो मल्टीप्लाई में है या फिर क्या है फ्रैक्शन में, तो हमेशा रूट के अंदर वाली वैल्यू को ही t मानेंगे। तो x प्लस 4 को अगर मैं t मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव आएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो dx इक्वल टू dt। तो देखिए बच्चों, नीचे तो हमारा रूट t हो जाएगा, ये हमारा dt हो गया। अब यहाँ पे जो x बचा, उस x की वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमने पुट किया था x प्लस 4 इक्वल टू टी, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस 4। अब देखिए बच्चों, ये रूट t दोनों के नीचे है, ठीक है। अब चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस t का मतलब है 2 बार रूट t, तो एक रूट t बचेगा, और इस t का मतलब रूट t का मतलब है t की पावर 1/2, और अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये चीज़ रट गई है बच्चों की रूट t का मतलब t की पावर 1/2 और उसका इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। और देखिए बच्चों, एक चीज़ और याद रख लीजिए, 1/√x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 2√x, 1/√x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 2√x। तो 4 तो कांस्टेंट है बच्चों, और 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t और प्लस c। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, अब आपको t की जगह वैल्यू पुट करनी है x प्लस 4, यहाँ भी x प्लस 4 और यहाँ भी x प्लस 4, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बच्चों, हमारे पास यहाँ पे दो टर्म है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या, नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे 1/3 नहीं होता तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल थी, और 1/3 का इनडायरेक्टली मीनिंग तो रूट ही है ना बच्चों, बेशक वो क्यूब रूट है, पर 1/3 का मतलब तो इनडायरेक्टली रूट ही है ना, क्यूब रूट है। और मैंने कहा था जब दो टर्म मल्टीपल में हो, उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल ना हो, तो हमेशा रूट वाले टर्म को ही टी मानते हैं। तो यहाँ पे हम किसको टी मानेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में x की 3 माइनस 1 को क्या मानेंगे, t, तो इसका डेरिवेटिव 3x² dt बाई डी एक्स, तो dx इक्वल टू dt अपॉन में 3x²। तो इसको तो हम t मान चुके हैं बच्चों, तो यहाँ पर आएगा t की पावर 1/3, और यहाँ पे x की 5 और dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन में 3x²। अब बच्चों ये जो 3 है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये t की पावर 1/3 और x की 2 से x की 5 कैंसिल करेंगे तो x की 3। अब जो बच्चों यहाँ पे वेरिएबल बच गया, उस वेरिएबल को यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। x की क्यूब माइनस 1 को मैंने क्या माना था बच्चों, t माना था, तो यहाँ से x की 3 की वैल्यू क्या आएगी, t प्लस 1। तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे बच्चों, और x की 3 की वैल्यू पुट कर देंगे t प्लस 1 dt।
अब हमें पता है कि वही 1/3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा बच्चों, और t की पावर 1/3 की t में करेंगे तो t की पावर 4/3, और t की पावर 1/3 की 1 में करेंगे तो t की पावर 1/3। अब इसका x की पावर n से इंटीग्रेशन निकालेंगे और t की जगह पुट कर देंगे x³ -1। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, यहाँ पे हम दो टर्म फ्रैक्शन में देख रहे हैं और हमें पता है कि इससे इसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले माइंड में रखेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि एक को t मान के दूसरा टर्म का वेरिएबल पूरा पूरा कटना चाहिए। यहाँ पावर ज़्यादा है, यहाँ पावर कम है, तो ज़्यादा टर्म को ही t मानेंगे, क्योंकि पावर क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है डेरिवेटिव में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में 2 + 3x³ को क्या मानेंगे, t। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 9x² dt/dx, तो dx की वैल्यू आएगी dt/9x²। अब आगे ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम dx की जगह ये वैल्यू पुट करें तो x² से x² कैंसिल, ये जो 9 है ना बच्चों ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और dx की जगह जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो x² से x² कैंसिल, 9 बाहर, ऊपर बचा 1, और इस पूरे को हम t मान चुके हैं तो ये हो जाएगा t की पावर 3 और dt। अब 1/9 से कोई मतलब नहीं, इसको लिखेंगे t की पावर -3 dt। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे बच्चों, तो इसमें अगर +1 करेंगे तो t की पावर -2 और +c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे 2 + 3x³, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह पे t की जगह, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों आपका, 1/x ब्रैकेट में log x की पावर m। अब देखिए बच्चों, अगर हम x को t माने तो log x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर हम log x को t माने तो log x के डेरिवेटिव में 1/x आता है, तो उस x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों log x को क्या मानेंगे, t। तो पुट करेंगे log x बराबर t, तो इसका डेरिवेटिव 1/x dt/dx, तो dx की वैल्यू आएगी x dt। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम dx की जगह पे x dt लिख दें तो इस वाले x से ये वाला x कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/t dt, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/t का log t, और t का मतलब log x और +c। ठीक है, तो ये आपका किसका आंसर आ गया, 14 का आंसर आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, x/9 - 4x² dx। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मुझे पता है दो टर्म फ्रैक्शन में है, बट हम इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि पावर ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, नोमिनेटर से क्या है, ज़्यादा है। उस केस में प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो पाता। अब क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। हम किसको t मानेंगे बच्चों, इसको, क्योंकि इसके डेरिवेटिव से x आएगा। अब देखिए, तो अगर मैं 9 - 4x² को t मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -8x dt/dx, तो dx की वैल्यू आएगी dt/-8x। तो देखिए बच्चों, अगर हम dx की जगह वैल्यू पुट कर दें तो x से x कैंसिल, और ये जो -1/8 है ये कहाँ आ जाएगा, बाहर, और 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log t, और t का मतलब है 9 - 4x² + c। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपका। तो बहुत ही इजीली हो जाता है बच्चों। हाँ, वो बात अलग है कि जब दो टर्म मल्टीपल या फ्रैक्शन में हो और उनकी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो पा रही, इट्स मीन सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो रहा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी फेल हो जाए, तो इसके बाद फिर और भी फर्दर मेथड होते हैं जिनको हम अप्लाई करना सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो देखिए 16 क्या है बच्चों, ये देखिए 16 क्वेश्चन क्या है, e की पावर 2x + 3 dx। एक तरीका तो यह है कि हम इसको t मान लें, 2x + 3 को t मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, और dt/dx, dx = dt/2, क्योंकि बच्चों कांस्टेंट टर्म तो कटे ना कटे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो जब dx की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा बच्चों, बाहर, और हो जाएगा e की पावर t dt। और हमें पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t + c, और t की वैल्यू कितनी है, 2x + 3। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 देखिए, 17 क्या है बच्चों, x अपॉन में e की पावर x स्क्वायर। अब यहाँ दो टर्म बच्चों फ्रैक्शन में है और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रही। तो सबसे पहले माइंड में कौन सी इमेज बनी, सब्स्टिट्यूशन मेथड की। और वो कहता है कि किसी भी एक टर्म को या किसी भी एक टर्म की कोई वैल्यू को t मान के अगर दूसरे टर्म का वेरिएबल पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, इट्स मीन सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को t मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव 2x dt बाई dx, तो dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन में 2x। ठीक है, तो अगर dx की जगह हम ये पुट करेंगे तो x से x कैंसिल, ये 2 बच्चों बाहर आ जाएगा और हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर t dt। और हमें पता है कि इसको लिख सकते हैं t की पावर माइनस t dt। ठीक है, अब हम पता है 1/2 से मुझे कोई मतलब नहीं, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो e की पावर t का e की पावर माइनस t और माइनस t का डेरिवेटिव -1 और प्लस c। अब t की जगह वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो टर्म यहाँ बच्चों फ्रैक्शन में आ गई और इनकी डिवाइड पॉसिबल नहीं है, इट्स मीन सिंपलेस्ट फॉर्म फेल हो गई। तो आप क्या लगाएंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मे बी वो फेल हो सकता है, बट सबसे पहले माइंड में इमेज बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। और देखिए बच्चों, अगर मैं इसको t मानूँ तो इसके डेरिवेटिव में ये तो नहीं आएगा, बट हमें पता है बच्चों अगर मैं tan इनवर्स x को t मान लूँ तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों वो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब dx की जगह अगर ये वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल और बचेगा e की पावर t dt। ठीक है, क्योंकि dx की जगह जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इसको मैं t मान चुका हूँ और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, सिमिलरली e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c। और t की वैल्यू क्या है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों 7.2 के स्टार्टिंग के 18 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, कवर अप कर लिए। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसके फर्दर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है बच्चों कि ये जो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।